सो हेलो एंड वेलकम बैक। मेरे देश के प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। आज डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हालांकि है बहुत ही इजी टॉपिक और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके एग्जाम में आने के, बट फिर भी टेक्स्ट बुक में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर सामने वाले को मजा आया, ऐसा सोचा उसने, उसका दिल अच्छा था कि खुश था कि आज बच्चों को थोड़ा इजी पेपर बना देते हैं, तो हो सकता है ये टॉपिक दे दें। और अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया ये सोच के कि लल्लू सा टॉपिक है, और अगर कहीं एग्जाम में आ गया और उस केस में आप नहीं लिख पाए तो आपको बहुत ही शर्म आएगी। ठीक है, फिर ऐसे मुंह छुपाते फिरोगे कि यार मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं लिख पाया, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बेहतर है कि इसे भी सीख लिया जाए। प्लस इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स अंदर अंदर जो है ना हल्के फुल्के, वो कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। इसलिए कोई भी टॉपिक बच्चों इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सब कुछ जो भी लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बातें बंद करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। हमने जैसे कैपेसिटेंस का डिस्कस किया था ना, कि कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये चीज आपने 10th स्टैंडर्ड में भी इसका आइडिया लिया हुआ है आपने, राइट। तो आज फिर से कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो 10th स्टैंडर्ड वाले हो, ठीक है, अगर कोई 10th स्टैंडर्ड वाला है वो भी ये वीडियो देख सकता है, उसके लिए भी है, ठीक है, वो भी सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम सीरीज, दूसरा हम पढ़ेंगे पैरेलल। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर्स सीरीज में हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है। और सिंपल सर्किट तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आती हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आती हैं, वहां पर हमसे ना गलतियां होती हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रख दो, ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रख दो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे रजिस्टर्स। मतलब कोई एक ही हिस्सा दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड होगा। ओनली वन एंड ऑफ अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर एंड, is connected to one end of another resistor। किसी और रजिस्टर के किसी एक एंड से कनेक्टेड रहेगा। मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। देखो ये एक रजिस्टर है, इसके दो एंड्स होंगे, ठीक है, बना लेते हैं अलग अलग अपन। मैंने यहां पर 3 रजिस्टर्स लिए हैं, ठीक है, ये और ये। तो इस रजिस्टर के दो एंड्स, ये दो एंड्स हुए, राइट। तो इसका ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है, इस वाले रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया पर आपने, ऐसा हो जाएगा, है ना। इस रजिस्टर का ये वाला एंड और इस रजिस्टर का ये वाला एंड आपने कनेक्ट कर दिया है, तो ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे। देखो एक ही एंड कनेक्ट हुआ है, ये वाला एंड अलग है और ये वाला एंड अलग है। ये दोनों एंड भी आपस में कनेक्टेड है क्या? नहीं है। इन दोनों रजिस्टर्स के एक एक एंड ही कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे, ठीक है। वैसे एक और रजिस्टर है, उसका ये वाला एंड इससे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, इस रजिस्टर के इस एंड से इस रजिस्टर के इस एंड को कनेक्ट कर दिया हमने। तो देखो इन दोनों में भी देखो एक एक एंड ही कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो अब ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, क्योंकि ये दो सीरीज में थे और उसके साथ आपने एक तीसरा लगा दिया, वो इसके सीरीज में है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये भी सीरीज में होगा, मतलब तीनों सीरीज में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी एक सीरीज कॉम्बिनेशन से, मतलब पहले ही 2 रजिस्टर सीरीज में थे और आपने उसमें तीसरा रजिस्टर लाया, किसी एक के साथ सीरीज में लगा दिया, तो तीनों सीरीज में हो गए। अब ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, ये तीनों सीरीज में है। आप एक और रजिस्टर लाइए, या तो इस तरफ लगा दीजिए या तो इस तरफ लगा दीजिए। आप क्या कर रहे हो, फिर से वो रजिस्टर को एक के साथ सीरीज में ले रहे हो, मतलब आप चारों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही हम n रजिस्टर्स को सीरीज में लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पूरे 3 तक नहीं दिखा रहा हूं, मैं ये डॉटेड दिखा रहा हूं। ये nth रजिस्टर है, ठीक है। ये है मेरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये है मेरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R2, और ये मेरा लास्ट वाला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस ले लिया मैंने Rn। मतलब मैंने यहां पर n रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है। क्लियर है? फाइन। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं किसी एक बैटरी से, एक पावर सप्लाई से, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, पक्का नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से सपोज चलो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, बैटरी जो है वो V वैल्यू का पोटेंशियल अप्लाई कर रही है या कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, अपन ऐसा कह सकते हैं, राइट। अच्छा, ये V वैल्यू की जो बैटरी है वो करंट भेज रही है I वैल्यू का, कितनी वैल्यू का, I वैल्यू का। अब ये जो I वाला करंट जाएगा यहाँ से, देखो ये सीधा निकलता हुआ यहाँ से घूम फिर के वापस आएगा। ये I कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं बट नहीं रहा, यही I सीधा 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 जाके वापस घूम के आ रहा है, ठीक है। तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, अपने ने कैपेसिटर में भी डिस्कस किया था, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता। ये रजिस्टर सीरीज में करंट डिवाइड होगा ही नहीं, यही करंट जाएगा सब पे, यानी यहां पर भी I करंट मिलेगा आपको, यहां पर भी I करंट मिलेगा। इस सीरीज में जितने भी रजिस्टर्स हैं सब पे I वैल्यू का करंट मिलेगा। क्लियर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पर करंट I है, यहां पर I है, यहां पर I है। अच्छा, तो इस रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। अब ये मत बोलना कि V मिलेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। सीरीज में है तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हर रजिस्टर पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। कैसे, देखो ये I वैल्यू का करंट आया यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल कैसे मिलेगा आपको, करंट इनटू रेजिस्टेंस आपको पोटेंशियल देता है बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR होता है ना भाई, है ना। तो V1 इक्वल्स टू IR1, वैसे तो I1 R1 होना चाहिए, लेकिन सबके लिए I सेम ही है तो मैंने I1 की जगह खाली I लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो V1 इज IR1 हो गया, ठीक है। इस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, इस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको, करंट तो यहाँ भी I ही है लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो यहाँ पर IR2 पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, IRN वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इन सबके पोटेंशियल को भी मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ जो पोटेंशियल है इसको मैंने नाम दे दिया V1, इसको मैंने नाम दे दिया V2 और इसको मैंने नाम दे दिया VN। क्लियर है क्या, पक्का। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने जैसा आपको कैपेसिटर वाले में भी बताया था कि सीरीज में क्या होता है कि करंट डिवाइड नहीं सॉरी करंट कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो जब भी इक्वेशन बनाने जाओ तो आप एक चीज़ फॉलो करो कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना उसके फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, जो चीज़ बढ़ रही है उसके फॉर्म में इक्वेशन बनाओ। मतलब क्या हुआ कि देखो यहां से आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया, बैटरी ने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, V वैल्यू का। क्लियर है, तो बैटरी ने V वैल्यू का पोटेंशियल अप्लाई किया, वो सारा पोटेंशियल इन सारे रजिस्टर्स पे बट गया, ठीक है। यहां V1, यहां V2, यहां V3 और अप टू nth रजिस्टर पर जाकर VN, ठीक है। हर रजिस्टर पर ये पोटेंशियल बटा है, यानी इन सारे पोटेंशियल को आप जोड़ोगे तो आपको V मिलेगा, ठीक है। बैटरी ने जितना पोटेंशियल अप्लाई किया वो सारा पोटेंशियल इन हर रजिस्टर्स पर बट गया, ठीक है। तो पूरा पोटेंशियल जो है बैटरी का वो कैसे मिलेगा, अब इन सारे पोटेंशियल को जोड़ूंगा तो यही मिलेगा ना मुझे, यही तो बट के ये बना है, और इन सबको जोड़ दो तो ये बन जाएगा। क्लियर है ना, पक्का ना। अरे भाई एप्पल है, एप्पल को 4-5 पार्ट में काट दो तो अलग अलग टुकड़े हो गए, इन सबको जोड़ोगे तो फिर से भाई एक एप्पल मिलेगा। अभी मत बोलना नहीं मैं खा गया या वगैरह वगैरह, ठीक है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना। तो ये बात हो गई सिंपल। तो मैंने क्या बताया, इक्वेशन उसी फॉर्म में बनाने का जो डिवाइड होता है। यहाँ पर क्या डिवाइड होता है सीरीज में, पोटेंशियल डिवाइड होता है, इसलिए अपन इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू, ठीक है, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू कितना आएगा, V1 प्लस V2 अप टू VN, राइट। V1 V2 VN सबको जोड़ोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल V मिलेगा, राइट। ओके ग्रेट। अब V1 कितना है आपका, IR1 है, ठीक है। V2 कितना है, IR2 है, अप टू VN कितना है आपका, IRN है। क्लियर है ना। अब इन सब में से अपन I ले लेते हैं कॉमन, तो आएगा कितना, R1 प्लस R2 अप टू RN। क्लियर है, दिस इज V, फाइन। अच्छा, आपको चाहिए क्या, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि यहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। इन सबको अगर ओवरऑल एक रजिस्टर में चेंज कर दूं, ये अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर्स हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूं इन सबको मैं एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं, तो उस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन सबको मिलाकर एक रजिस्टर, ठीक है, उस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने मान लिया, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R है। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज
आर लिख दो या आर इक्विवेलेंट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मान लो पूरा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा मिलाकर आपको कितना मिल रहा है, मान लो कहाँ गया भाई, ये पूरे के बदले में अब आप एक ही रेजिस्टेंस लिखोगे, क्या, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये सब की जगह पर अब मैं इस सर्किट को ऐसा लिख सकता हूं क्या, सिंपल तौर पर देखो, ये पूरा मिलाकर एक रेजिस्टेंस हो गया आर इक्विवेलेंट, ये आपका वी वैल्यू का पोटेंशियल। करंट कितना जा रहा था, आई जा रहा था, वो सारे सिंपल सिंपल थे, उनको मिलाकर आपने एक रेजिस्टेंस बोल दिया, तो वहां से करंट कितना, आई ही जा रहा है। तो इस केस में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। ये टोटल कितना मिल गया आपको, वी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। क्यों भाई, ऐसा क्यों, अरे भाई यही पोटेंशियल तो यहां लग रहा है। अब देखो यहां पर भी देखो, इसके पैरेलल में सारी ब्रांच थी, है ना, तो आप बोलोगे कि जितना पोटेंशियल यहां था वो पूरा पोटेंशियल यहां होना चाहिए, बिल्कुल। इसके पैरेलल में ये ब्रांच है तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल यहां लगा है, लेकिन इन सब में वो पोटेंशियल बट गया है ना, ठीक है। तो इन सबके पोटेंशियल को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, वी ही तो मिलने वाला है ना। तो यहां जो सबको जोड़ के मिलेगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये सबका रेजिस्टेंस जोड़ दिया आपने तो आर इक्विवेलेंट हो गया, और उसमें आई मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल पोटेंशियल मिल गया यहाँ का। तो टोटल पोटेंशियल वी की जगह मैंने आई आर इक्विवेलेंट लिख दिया, और यहाँ पर हमारा आई इंटू R1 प्लस R2 अप टू आर इक्विवेलेंट तो था ही, आई और आई कट गया, ठीक है। ओ सॉरी, RN है यहाँ पर, क्या लिख दिया मैंने भी। तो आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, R1 प्लस R2 अप टू RN, मतलब जितने भी रजिस्टर्स हों सारे के रेजिस्टेंसेस को जोड़ दो तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, ठीक है। सीरीज में क्या करना है, सबको जोड़ देना है। कैपेसिटर के उल्टा आ रहा है, कैपेसिटर में क्या था, सीरीज में सब 1/R1 1/C1 1/C2 ऐसे करके मिल रहा था। कैपेसिटेंस में ये रिलेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आता है कि सबको जोड़ दो सिंपली, है ना। कैपेसिटर में पैरेलल में और रेजिस्टर्स में सीरीज में, ठीक है, सबको ऐड कर दो, आंसर मिल जाता है। क्लियर है। अब चले अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है भाई, सीरीज में देखा था आपने, इसको मिटाओ भाई, कि एक एक एंड खाली कनेक्टेड थे, सिर्फ एक एक एंड कनेक्टेड थे, ठीक है। पैरेलल में समझ जाओ कि दोनों एंड कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा ऐसे कैसे, देख लेते हैं भैया। पैरेलल, देखो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। भले ये थियरी ना पूछी जाए लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा पैरेलल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो मेरा एक रजिस्टर ये था, इसका रेजिस्टेंस था R1, एक दूसरा रजिस्टर है मेरा, उसका रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। अब देखो मैंने इसका ये वाला एंड इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसका ये वाला एंड इसके साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब इस रजिस्टर के दोनों एंड इस रजिस्टर के दोनों एंड के साथ कनेक्टेड है ना, ये दोनों इन दोनों से कनेक्टेड है। तो यहां पर दोनों एंड्स कनेक्ट कर देते हैं हम, तो हम कहते हैं कि पैरेलल है। क्लियर है। अगर एक एक ही एंड कनेक्ट किए जाए तो वो सीरीज है, और अगर दोनों एंड्स कनेक्ट हो गए तो वो पैरेलल है। क्लियर है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, व्हेन बोथ एंड्स ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड to each other, then they are said to be in parallel combination। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। अरे भाई सिंपल है, ओके। एक एक एंड कनेक्टेड तो सीरीज और दोनों एंड कनेक्टेड हो गए तो पैरेलल, ठीक है। अब मैं इसका एक सर्किट बनाऊं, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है, फिर से डेरिवेशन करना है ना अपन को, तो थोड़ा सा एक बड़ा सा डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो अभी अपन ने सिर्फ 2 रजिस्टर लेके किया था, अपन यहां पर अब n रजिस्टर्स लेके करते हैं, एक ये दूसरा अप टू ये nth वाला, ठीक है। क्लियर है। देखो सारे के सारे कनेक्टेड हैं, इसके दोनों एंड्स ये यहां पर आए हैं, इसके भी दोनों एंड्स यहां पर आए हैं और इसके भी दोनों एंड्स यहां पर आए हैं, और इस बीच में हम जितने भी सब मान रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं पर बहुत सारे होंगे ऐसे मान लो, उन सब के दोनों एंड्स आपस में सबके कनेक्टेड है। ये है मेरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये है R2 और ये मैंने ले लिया RN, ठीक है।
अब इन सबको एक पावर सप्लाई देना पड़ेगा, एक बैटरी लगा दी मैंने, कितने वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो ये V वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ ये पैरेलल में है ब्रांच, तो इस पर कितना लगेगा, V लगेगा। इसी के साथ ये भी पैरेलल में है तो इस पर भी V लगेगा, इसी के साथ ये भी पैरेलल है तो V लगेगा। पिछले वाले केस में क्या था, देखो पिछले वाले केस में क्या था, कई बच्चे उसको भी लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझ रहा हूँ कन्फ्यूजन हुआ होगा। मान लो ये V वोल्ट है, तो ये बैटरी ने ना इस पूरे पे, देखो इसके साथ दोनों एंड से पूरा एंड कनेक्टेड है ना, ये पूरा ब्रांच इसके बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड है ना, तो इस बैटरी के साथ ये पूरा ब्रांच पैरेलल में है, ठीक है, पूरा ब्रांच पैरेलल में। तो यहाँ V वोल्ट है तो यहाँ पर भी V वोल्ट होगा, लेकिन वो पूरे ब्रांच का V है, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल रजिस्टर्स पर वो बढ़ जाएगा, ठीक है, टोटल तो V ही होगा लेकिन इंडिविजुअल पर एक एक बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसके साथ ये अकेला वाला पूरा पैरेलल में है ना। यहाँ पर देखो अकेला कोई पैरेलल में नहीं था इसके साथ, ये पूरा ब्रांच इसके साथ पैरेलल में था। यहाँ देखो हर अकेला रजिस्टर इसके साथ पैरेलल में है, इसके दोनों एंड्स बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड्स बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड्स बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है। तो ये भी इसके साथ पैरेलल है, ये भी इसके साथ पैरेलल है, ये भी इसके साथ पैरेलल है, यानी इन सब पर V वोल्ट का ही पोटेंशियल लगेगा, ठीक है, सब पर V वोल्ट का ही पोटेंशियल लगेगा, यानी यहाँ भी V लगेगा, यहाँ भी V लगेगा, यहाँ भी V लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो बैटरी ने जो करंट भेजा वो I वैल्यू का भेजा, कितना, I वैल्यू का। ये I वैल्यू का करंट यहाँ से जाएगा तो इसको देखो तीन रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ पर एक जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा। अब तीन ही नहीं, यहाँ पर बीच में N रास्ते हैं ना, R1 से लेके Rn तक लिया है ना आपने, ऐसे N ब्रांचेस लिए है, तो उस हर ब्रांच में थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा। जो पहली ब्रांच में गया करंट उसको मैंने I1 बोल दिया, जो दूसरी ब्रांच में गया मैंने उसको I2 बोल दिया। ऐसे I3, I4, I5 अलग अलग ब्रांच के करंट होंगे। जो nth ब्रांच में करंट जा रहा है मैंने उसको IN बोल दिया। क्लियर है क्या, पक्का, सच्ची। अब देखो यहां पर आपको V कैसे मिलेगा, यहां करंट कितना है I1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I1 R1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको V मिल जाएगा। क्या मानते हो क्या मेरी बात। अरे यहां पर पोटेंशियल कैसे मिलता है, किसी रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल कैसे मिलता है, वहां जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके साथ उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो। एक रजिस्टर है, उसके ब्रांच पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो उससे जितना करंट जा रहा है उस करंट में उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, IR कर दो, तो उसका पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। तो इसमें करंट कितना जा रहा है I1, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और हमने क्या बताया, ये पूरा किसके बराबर, ये V ही तो है यहाँ पर, तो V आपका कितना I1 R1 हो गया, सॉरी, ठीक है, क्लियरली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, तो वैसे ही सबका लिख देंगे अपन, फिर किसके लिए, इसका क्या लिखेंगे अपन I2 R2, इसका लिख देंगे अपन IN RN, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब आपको इक्वेशन लेनी है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो डिवाइड होता है, जो क्वांटिटी डिवाइड होती है उसके फॉर्म में इक्वेशन बनाओ। यहाँ कौन सी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, करंट क्या है वो बटा है ना, करंट बटा है तो करंट के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल करंट यहाँ से कितना गया था, I गया था, वही इन सब में बटा था, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ये पूरा I है जो मेरा, वो I1, अच्छा थोड़ा नीचे से लिखो फिर से, I1 प्लस I2 अप टू IN तक में वो बटा है। मानते हो ना मेरी बात, पक्का ना। अच्छा, तो यहाँ से I1 कैसे मिलेगा आपको, I1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ से मिल सकती है कि I1 की वैल्यू, देखो यहाँ से मैं ले लूँगा I1 कितना आएगा मेरा, V/R1 आएगा क्या, ये R1 नीचे भेज दिया तो V/R1, यहाँ से आपको I2 मिल जाएगा कैसे, V/R2, ठीक है, और यहाँ से आपको IN मिल जाएगा कैसे, V/RN से, है ना। तो जहाँ जहाँ है वो वैल्यूज पुटअप कर दो। I1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, V/R1, I2 की वैल्यू कितनी आई है, V/R2, अप टू IN की वैल्यू आई है कितनी, V/RN। I का वैल्यू कितना आएगा आपका, I का वैल्यू कितना होगा, V/R इक्विवेलेंट। अच्छा, ऐसा क्यों लिख दिया आपने, अरे ये पूरा करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक पूरा इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, ठीक है, मतलब इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल रजिस्टर बना दिया मैंने, इसको बोल दिया R इक्विवेलेंट। तो इन सब की जगह पर मिलाकर अब एक आ गया, और यहां पर है मेरी बैटरी, ठीक है, ये मेरी बैटरी, और इन सब को पूरा एक साथ समझ लो फ्यूज करके सब जोड़ जाड़ के फटाक करके अंदर करके एक रजिस्टर बना दिया मैंने इन सबको मिलाकर, ठीक है। तो ये फिर से ऐसा बन जाएगा, ये V और ये मेरा I है ना। तो ये V की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो सेम ही है दोनों, है ना। तो इस हिसाब से V इज इक्वल टू आपका IR इक्विवेलेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ से I मिल जाएगा आपको क्या, V/R इक्विवेलेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, सच्ची।
तो आप ये लिख लेना साइड में, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो ये साइड में लिख लेना ताकि आप दोबारा रिकॉल कर सको, और मार्किंग कर देना कि इसका रिलेशन यहां से है, ठीक है। क्लियर है? तो आई की जगह मैंने v बाई आर इक्विवेलेंट लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को? पक्का नहीं है? चलो अब देखो सब में ऊपर v कॉमन निकल रहा है, यहां बचेगा 1 बाई R1, 1 बाई R2 अप टू 1 बाई Rn। ये हो गया v बाई आर इक्विवेलेंट। v और v उड़ा दिया हमने, तो बचा कितना? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अप टू 1 बाई Rn। तो ये हो गया हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल सर्किट के लिए निकालना है। रजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं पता है, ये फॉर्मूला तो सही लगाते हैं, ठीक है, यहां वैल्यूज भी बराबर पुट अप करते हैं, सॉल्व भी सही करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है देखो बता रहा हूं। मान लो ये सब सॉल्व करके आ जाता है सपोज 7 ohms, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये सब ना, ये 1 बाई R1 1 बाई R2 ये सबको पूरा सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेके सब करके सॉल्व कर लिया अपन ने, तो आंसर आया कितना? 7 ohm। और बच्चे 7 ohm लिख देते हैं, हो गया। नहीं, 7 ohm नहीं आया है आपका, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट 7 आया है। आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो 7 मिला आपको, ठीक है। तो एलएचएस में तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिखा है ना आपने, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली है आपको ये सॉल्व करके, आर इक्विवेलेंट नहीं मिला है, तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उल्टा करना पड़ेगा ना, ये ऊपर लोगे तब तो आर इक्विवेलेंट मिलेगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 7 आएगा। समझ में आया? ऐसा हो जाता है। क्लियर है? ध्यान दोगे ना इस चीज का, ये मिस मत करना। बच्चे ये बेवकूफी कर देते हैं, ये ऐसे ही रहने देते हैं, सब कुछ सही करते हैं, कैलकुलेशन भी सही करते हैं, और यहां जो मिलता है ना उसी को आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं। नहीं, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट मिला था आपको, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, अगर 2 रजिस्टर्स हैं खाली तो उसके लिए शॉर्टकट है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कैसे? तो ये देखो क्या होगा, क्या बोला मैंने? R1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर 2 ही है तो ये लगाना, बराबर है। और भी होंगे, 3 के लिए भी बनेगा, 4 के लिए भी बनेगा, अलग अलग फॉर्मूले बनेगा, बड़े लंबे चौड़े बनेंगे, क्या मतलब वो सब करने का, ठीक है। 2 के लिए है तो फटाक से इजीली निपट जाएगा, इसलिए 2 के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, आगे 3 4 के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे यार, मतलब ही नहीं है वो सब इतना लंबा फॉर्मूला याद करने का। सिंपल तरीके से कर लो, और सिंपल तरीके से कोई भी करो, 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर 50 रजिस्टर सबका आंसर आने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। सिंपल तौर से जो फॉर्मूला बताना मैंने, ऐसे करोगे देसी तरीका, सब कुछ आएगा। शॉर्टकट सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए बता रहा हूँ, राइट, उसके लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं, जब 2 आए तो ही करना है। तो देखो इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा पता है? R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये आ गया 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो आपका आर इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। 2 ही रजिस्टर्स हों तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम ले लेने का, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, देख रहे हो डायरेक्ट मिल रहा है। क्लियर है? ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो आपको डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा दोनों का, ठीक है। पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली जोड़ना ही है। क्लियर है? पक्का? अब एक चीज नोटिस करो, कोई भी 2 रजिस्टर्स अपन ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं 5 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपन सपोज 7 ओम का, ठीक है। पक्का? अच्छा, अब अगर इनको आप सीरीज में कनेक्ट करो, सीरीज का निकालो तो कितना आएगा? सिंपली R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 7 कितना जाएगा? 12 ओम आएगा। अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करो, तो क्या बोला मैंने अभी? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप, वाला भी मेथड लगा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आएगा? 5 इंटू 7 अपॉन 5 प्लस 7, यानी कि 35 बाई 12, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 2s are 24, और फिर बचता है कितना? 11 बचता है, तो 12 zeros are 0, फिर 110, तो 12 9s are 108, तो 2.09 ओम आ रहा है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इतना आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहां आपने एक चीज नोटिस की कि जो फाइनल आंसर आया आपका 2.09, वो इसमें जो सबसे छोटा वाला था यानी 5 ओम था, उससे भी छोटा आ रहा है ना। और सीरीज वाले में क्या हुआ? 12 ओम आ रहा है। अब ये 2 जो कंबाइन किए थे आपने, इसमें सबसे बड़ा वाला कितना था? 7 था। फाइनल आंसर उससे भी बड़ा आ रहा है। तो जब आप रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हो तो जो आंसर मिलता है वो सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा आता है, और अगर आप रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो आंसर आता है वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी छोटा वैल्यू का आता है। क्लियर है? याद रहेगा?
अरे यार सब चीज़ें 10th में पढ़ी थी अपन ने। इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर। जो सबसे बड़ा वैल्यू वाला रजिस्टर है उससे भी ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलता है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में, इन पैरेलल, ये सारी चीज़ें लिख लेना आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन में आपने यूज किया है उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू वाला रजिस्टर है ना, उससे भी छोटा आपका फाइनल आंसर, कंबाइंड आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया। अब इनके अपने अपने एप्लीकेशन हैं यार। सीरीज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि सीरीज में देखो, अगर आपने कई बल्ब कनेक्ट किए हैं, ये भी चीज आपने पढ़ी थी यार। ठीक है, कई बल्ब आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो अगर एक बल्ब आपका फ्यूज हो गया तो करंट यहीं पर रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, तो ये सब चलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये सब ऑपरेट ही नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना ज़्यादातर सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। आपके घर में जो वायरिंग की जाती है, आपने देखा होगा कि मेन्स, ठीक है, मेन 2 ही वायर आते हैं, वो मीटर में आते हैं। ठीक है, आपके मीटर में 2 वायर जाते हैं और यहाँ से भी 2 ही वायर निकलते हैं, तो ये 2 वायर तो एक ही डिवाइस चला पाएंगे ना, है ना। लेकिन यहाँ से आप घर में कई डिवाइसेस चलाते हो, तो होता क्या है, इन सब में से जैसे यहाँ से 4-5 वायर निकाल दिया, इसमें से भी 4-5 वायर निकाल दिया। ठीक है, या इसको एक ही रखो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल के लिए इशू नहीं होता है। फेज जो होता है ना, उसमें से 4-5 वायर निकाल दिया। ठीक है, मतलब आपने क्या किया पता है, ये 4-5 जो भी निकाला आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिए यहाँ से। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट में आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक की क्या, इंडस्ट्रियल में भी हर जगह पर, मोस्ट ऑफ जगह पर पैरेलल ही यूज होता है। सीरीज बहुत कम जगहों पर यूज होता है, जहां बहुत जरूरी होता है उसका वहीं पर यूज होता है, अदरवाइज पैरेलल ही सबसे वाइडली यूज्ड है। क्योंकि भाई आप नहीं चाहते कि अगर एक जगह डिस्टर्बेंस हो तो दूसरी जगह भी डिस्टर्बेंस हो। एक जगह डिस्टर्बेंस हो रहा है तो दूसरी चीजें चलनी चाहिए, इसको प्रॉब्लम हो गई तो बंद हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी चीजें चले। क्लियर है, और भी चीजें हैं, और भी रीजंस हैं, आगे आते आते डिस्कस करते रहेंगे अपन। ठीक है, तो फिलहाल खाली आज कॉम्बिनेशन डिस्कस करना था, तो बस इतना ही। मिलते हैं बाकी टॉपिक्स के साथ न्यू वीडियो में, तब तक कर लो थोड़ा सा वेट, इत्तू सा। ठीक है, बहुत जल्द आएंगे, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, एंड कीप स्टडिंग, कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम वायरस। जय हिंद।